आर्टिकल 63 नजर सानी अपीलों पर आज 5 रुकनी लार्जर बेंच के रिव्यू के बाद फैसला आने के बाद हुकूमत कितना कंफर्टेबल फील कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शैला रजा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि हुकूमत को अब सेफ पैसेज मिल गया, रास्ता साफ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल मंजूर कराने के लिए, पर्टिकुलरली 63A की रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट होने के बाद। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ये फ़ैसला आया था ये उस वक्त ही मुतनाज़ था और ये बिल्कुल एक्सप्लेन्ड हुई एक शेख है 63A। इस पे जिस तरह से बदनीयती की गई थी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई थी, फिर इसकी जो रिव्यू था वो भी सितंबर से जो है वो इंतज़ार कर रहा था। दुनिया का हर केस सुना गया, हर तरह की बेंचेस बनाई गई, लेकिन इस पे नहीं हुआ। और जो अपनी मर्ज़ी के मुकदमे नहीं थे, ऑडियो लीक वग़ैरह, उन पे बात नहीं हुई। तो ये तो एक बहुत ही अहम आर्टिकल था जिसके ऊपर ज़रूर होना था और ये तो हो गया। अब जहाँ तक बात है आईनी तरमीम की, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चेयरमैन बिलावल ने वजाहत से कहा है कि हम चाहेंगे कि उस पर कंसेंसस डेवलप हो। सिर्फ जो है ये बात नहीं कि उस पर हमारे पास अददी अक्सरियत है या नहीं है, इसके बहस में जाए बग़ैर वो जगह जगह जा रहे हैं, बार्स में ख़िताब कर रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि हम ये क्या करना चाह रहे हैं। ये हमारा वो मिशन है जो COD से शुरू हुआ था। अच्छा देखिए, एक तो इसका मॉरल एस्पेक्ट है कि जी सारे लोग कंसेंसस करें और उससे हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। दूसरा जो है वो इसका कानूनी एस्पेक्ट है, टेक्निकल है, कि जिसमें नंबर गेम चाहिए। तो आप क्या समझ रही है कि बहुत अच्छा हो जाए, सबका कंसेंसस हो जाए, मौलाना भी मान जाए, लेकिन अगर मौलाना नहीं मानते तो क्या हुकूमत इस पोजीशन में अब है कि आईनी तरमीम मंजूर करा लेगी? देखिए, पहले भी हमने ये कहा था कि मौलाना से इस बात पे बात हुई है कि वो अपना मुसवदा तैयार करें और हम अपना। और जो हुकूमत का मुसवदा है उसमें उन्होंने जिन शेकों पे इतराज़ किया था, जो मुझे याद है अब तक सुनी थी, आर्टिकल 8 है, 51 है, 106 है शायद, और 199। तो इस पे हुकूमत को हमने तैयार कर लिया था कि वो टेबल ना करे, और हुकूमत भी तैयार हो गई थी। एक शेक और थी जिसका मुझे सही नंबर नहीं याद रहा जी, 199 की बात कर रही है। पे हुकूमत के मौलाना को इतराज़ था तो हुकूमत उस पर भी तैयार हो गई थी, तो वो हम हटा देंगे। लेकिन इसके बाद ये बात हुई कि दोनों अपना अपना ना सिर्फ अमेंड शेयर करेंगे, बल्कि हुकूमत का जो डॉक्यूमेंट है मौलाना के पास, उसमें भी वो अमेंडमेंट करके हमें दे देंगे। तो वो अभी तक ज़रा नहीं हुआ है और बाकी है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेंसस डेवलप हो। देखिए, मौलाना ने आज कह दिया है कि बहुत अच्छा हो कि हुकूमत इसको SCO सरबराही इजलास के बाद रख ले। तो हुकूमत ने क्या प्लान किया हुआ है? इसको SCO सरबराही इजलास से पहले करा रहे हैं या बाद में कर रहे हैं? हुकूमत ने भी अभी तक कोई तारीख नहीं दी है। हुकूमत ने भी अभी तक कोई तारीख नहीं दी है। आप मुझसे ज़्यादा बाखबर हैं, अभी तक इजलास बुलाने की कोई यहाँ पे तारीख नहीं है। लेकिन टेंटेटिवली क्या है, ये स्टैंड बाय तो कर दिया है। हमारे पास तो खबर यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने अरकान को इस्लामाबाद में रहने का कहा है कि आपने स्टैंड बाय, और जो नहीं थे उनको बुला लिया गया है। आप भी इस्लामाबाद में नहीं, आज सारे MNA MPs जो हैं वो कराची में हैं और मीटिंग हो रही है, क्योंकि मेरी आपको मालूम है कि तो सर्जरी हुई है, तो मैं ज़्यादा अभी मूव नहीं करती, रिकवरी में हूँ। तो हमारी तो 18 अक्टूबर की तैयारियां चल रही हैं जलसे की, और आज ज़रदारी हाउस में हमारी मीटिंग है। इस्लामाबाद में शायद मेरे अलावा कोई भी नहीं। तो बिलावल साहब ने कहा ना कि 25 अक्टूबर से पहले इसको करना है, बाद में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एम्फेसिस और फोकस तो 25 अक्टूबर के ऊपर है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमने माजी में ऐसे तजर्बात से गुज़रे हैं कि जिसमें आर्टिकल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको ख़ुद रीराइट किया गया और पार्लियामेंट से यह हक़ छीन लिया गया, जबकि पार्लियामेंट का काम है कॉन्स्टिट्यूशन लिखना और अदलिया का काम है उसकी तशरीह करना। तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो चीफ़ जस्टिस हैं जो ये कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट का काम है कि वो आइन लिखे, आइन में तब्दीली करे, जो भी करना चाहते हैं। नहीं, तो लेकिन आप इसको 25 अक्टूबर से पहले क्यों कर रहे हैं? तो नहीं है ना? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि 25 अक्टूबर से पहले नहीं कर रहे हैं। हमारी इतनी
हमारी इतनी पुरानी ख्वाहिश है ये सीओडी के वक्त की, तो ये हम चाह रहे हैं कि हम कर लें। ये देखिए, वो अपनी जगह पर सीओडी के अंदर तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे जिनको इम्प्लीमेंट अगर आप चाहें तो करा सकते हैं और हो सकते थे उसके बाद से। मैं ये कह रहा हूं कि 25 अक्टूबर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसको 25 अक्टूबर से पहले करना चाह रहे हैं? अच्छा देखिए, अगर एक बात पे कंसेंसस हो जाते हैं और वो उस पर किसी को इतराज़ भी नहीं है और बहुत सारी जमातें जेयूआई समेत पीटीआई समेत सब उसके सिग्नेटरी हैं कि आईनी अदालत होनी चाहिए, तो देर काम में अच्छे काम में देर कैसी, कल का होता हुआ आज हो जाए और आज का होता हुआ अभी हो जाए। तो फिर अभी इसी हफ्ते करा लें। जी मैंने कहा फिर तो इसी हफ्ते आपकी बड़ी गड़बड़ हो रही। मैं यही तो कह रहा हूँ, फिर तो इसी हफ्ते में एक आधे हफ्ते के अंदर अंदर फिर तो हुकूमत को करा लेना चाहिए इसको। देखिए, अब हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हुकूमत अपने तौर पे अपने टारगेट्स की तरफ देख रही है और हम मज़ीद कंसल्टेशन की तरफ देख रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें कामयाबी होगी। इसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी क्योंकि ये पर्सन स्पेसिफिक काइन नहीं है और ना ही किसी पर्सन के को तकलीफ देने के लिए आए। अच्छा, खबर जो हम तक पहुंच रही है वो ये कि जो मुजवजा तरमीम है उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके जजेस की उम्र की हद 3 साल बढ़ाने की बात पर ये मुजवजा तरमीम है जो नया ड्राफ्ट है उसके अंदर ये बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके जजेस की जो मुद्दत मयाद है वो 3 साल मजीद बढ़ा दी जाए। इज इट ट्रू? अच्छा देखिए, चेयरमैन बिलावल ने कहा है कि उनको इस पे कोई मसला नहीं है, एज को हम डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन जो लोअर कोर्ट की एज है उस पर हम ऑलरेडी रिजर्वेशंस रखते हैं। मसलन जो सेशन कोर्ट है उसमें जज की उम्र मुलाजमत 60 साल है, फिर 62 साल है और 65 साल है, लेकिन इस वक्त हम इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, ये हमारा टारगेट नहीं है और हम ये चाह रहे हैं कि ना सिर्फ फेडरल लेवल पर बल्कि प्रोविंशियल लेवल पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होने चाहिए। नहीं, लेकिन वो पर्सन स्पेसिफिक तो हो जाएगा ना, अगर वो उम्र से मशरूत होगा तो फिर तो पर्सन स्पेसिफिक है। तारीख भी 25 अक्टूबर से पहले है, उम्र भी बढ़ा दी जाए। जब हम एज की बात नहीं कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो पर्सन स्पेसिफिक कैसे हो सकता है? और अगर हम एज की बात भी करें तो उसके अपने TORs होंगे, उसमें अपनी काबिलियतें होंगी जजेस की, उसमें ये कहाँ लिखा है कि फ़लाँ होगा, कहाँ लिखा हुआ होगा कि फ़लाँ होगा और फ़लाँ नहीं होगा। इस तरह तो नहीं होता है बिल्स में तक में भी कि किसी पर्सन के साथ किया जाए। अच्छा, शैला रजा साहिबा को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इस मामले को लेके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का? जैसे बिलावल साहब ने कहा कि आजम नज़ीर तारड़ साहब ने जाके ये ड्राफ्ट जजेस के साथ शेयर कर दिया, जिसके बाद मखसूस नशिस्तों का फैसला आया और हमारी नंबर गेम बिगड़ गई। तो इसमें शक कहाँ है? आप देख ही लें कैसे टाइम के ऊपर वार हुए और किस किस तरह से वार किए गए। एक 63A जो है इसमें तो कुछ था ही नहीं, लेकिन उसको ला के सुना गया और अपनी मर्ज़ी से किया गया। फिर जो मखसूस नशिस्तें थीं उस पर तो मैंने देखा कि बाढ़ से लेके सबको इतराज़ था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसका असेंबली में वजूद नहीं है वो अपने लिए नशिस्तें लेने गई, उसकी ख़वातीन के नाम नहीं थे और वहाँ पे जो पटिशनर नहीं था उनको दे दी गई। और एक नया तरीक़े से ये भी एक तरीक़ा था आइन लिखने का, तो उस ये सारी बातें तो बहरहाल तशवीशनाक हैं कि अगर इस तरह से खिलवाड़ होगा और घर के अंदर से आवाज़ें आएंगी कि ऐसा होना चाहिए और सरखरू होना चाहिए और फलाना होना चाहिए, तो ये गलत बात है। देखिए, अभी इस वक्त आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स की सबसे बड़ी शिकायत ये है कि हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुल गया आज के फैसले के बाद। तो क्या मंडियां लगने जा रही हैं? हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कराने के लिए मंडियां लगेंगी इस्लामाबाद में? देखिए, ये 63A जो है उसको बिगाड़ा गया, अदरवाइज़ इसमें कोई हॉर्स ट्रेडिंग की गुंजाइश नहीं है। पार्लियामेंट्री लीडर की तरफ से जो है जो ऑर्डर हो कि किस तरह करना है, अगर उसको नहीं माना गया तो पार्लियामेंट्री लीडर ये समझे कि ये गलत इसने जो है ओबे नहीं किया है बात को, तो वो स्पीकर को दरख्वास्त देगा और फिर स्पीकर इलेक्शन कमिश्नर को, फिर इलेक्शन कमीशन में जाके उसको प्रूफ करना होगा कि उसने क्या किया। अदरवाइज़ आपका जो मेंबर है असेंबली का उसका राइट ऑफ वोट आप छीन रहे हैं। इस तरह तो मुल्क में कभी तहरीक अदम एतमाद भी नहीं आ सकती है।
अच्छा, मुझे शैला ये रजा बड़ी साहब अहम लास्टली शिफ्ट थी। देखिए, तो मैं नहीं समझती कि इसको लिया जाएगा। ठीक, लास्टली एंड वेरी क्विकली बताया, एससीओ इजलास से पहले पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करानी है या एससीओ इजलास के बाद इसको मौलाना की सजेशन के मुताबिक लेके जाएंगे? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि हमारी कोशिश, बार बार मैं ये कह रही हूँ कि हमारी कोशिश ये है कि मौलाना तो क्या, पीटीआई से भी कंसल्टेशन हो, लेकिन पीटीआई का कोई मूड नहीं होता है। और यहाँ तक कि अब तो ये भी होने लगा कि उनके जजेस जो हैं वो रोस्ट्रम पे आके धमकियाँ तक देने लगे। तो हम तो पीटीआई के सामने भी रखेंगे, और चेयरमैन ने कोशिश की थी कि एक कमेटी बने जिसमें तमाम पार्टी के लोग हों और सारा बिजनेस उसको देखा जाए। तो बाकी ये है कि हम पास तो ज़रूर कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शैला रजा साहिबा। हुकूमत ये कह रही है कि वो बाहर से पास तो कराएंगे। अब वो कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल पार्लियामान में ला के इसको मंजूर कराना चाहते हैं। कितनी जल्दी हुकूमत लेके आती है, एससीओ से पहले करती है, एससीओ के बाद करती है, लाइकली जितनी तेज़ी से आर्टिकल 63A का फैसला आया है तो लगता ये नहीं है कि अब ये कोई हफ्तों की बात नहीं है, बल्कि चंद दिनों और चंद घंटों की बात नज़र आ रही है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कल तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी है, और वो भी इस्लामाबाद के अंदर। एक तरफ तहरीक इंसाफ तैयार है, दूसरी तरफ इंतज़ामिया तैयार है। बात करेंगे इस मामले पर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। तहरीक इंसाफ कल डी चौक पर एहतजाज करने जा रही है। पीटीआई के मुमकिन एहतजाज से निपटने के लिए रावलपिंडी पुलिस के 4000 एहलकारों को तैनात किया जा रहा है। और अब पहला सवाल ये है कि क्या कल तहरीक इंसाफ को यहाँ एहतजाज करने की इजाज़त मिलेगी या नहीं, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने तो इरादा कर लिया कि वो हर सूरत रेड जोन में दाखिल होगी। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या तहरीक इंसाफ एक बार फिर रियासत की रेड को चैलेंज करना चाहती है। तहरीक इंसाफ अपने रियासत मुखालिफ बयानिए की वजह से सियासी स्पेस को खुद अपने लिए महदूद करती चली जा रही है। अगर तहरीक इंसाफ डी चौक पर जलसे या एहतजाज करने में कामयाब हो जाती है, तो अगर वो यहाँ किसी और इरादे से आती है, तो फिर 7-9 मई जैसा वाक़या रूनुमा हो सकता है। नाकिदीन तो तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो हर सूरत मौजूदा चीफ जस्टिस को हटाना चाहती है, और इसके लिए वो हर हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं, हर हद से गुजर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंतज़ामिया भी मुकम्मल तौर पर तैयार दिखाई दे रही है। आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पीटीआई को एहतजाज की कॉल वापस लेने का, अगर तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी तो फिर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, बसूरत दीगर सख्ती से निपटने का इंदिया भी दिया है। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। सोचना चाहिए कि किसी सूरत भी धावा इस्लामाबाद पे बोलने की ना इजाज़त है, ना उनको ये जेब देता है एज अ पाकिस्तानी। अब अगर कोई कल ये करेगा, उनको भी मैं एडवांस बता रहा हूँ कि उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तवक्को ना करें। हमारे लिए ये एक बड़ी थिन लाइन है कि इस टाइम पे हम सारी हर तरह की अरेंजमेंट भी करें, और उसके बाद कोई कहे कि जी हमने डी चौक पहुँचना है या इस्लामाबाद पे धावा बोलना है। तो मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर। अब फैसला पीटीआई को करना है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मशहूर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स इस वक्त खसारे की जद में है और इसकी मालियत में मुसलसल कमी हो रही है। एलॉन मस्क ने जब एक्स को ख़रीदा था तो उन्होंने कंपनी के आधे मुलाजमीन को बरतरफ करने का दिफा करते हुए कहा था कि वो मुलाजमीन की बरतरफी का इकदाम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ट्विटर को रोज़ाना $4 मिलियन से ज़ायद का नुकसान हो रहा है। फिर एलॉन मस्क के एक्स खरीदने के 5 महीने बाद इसकी मालियत निस्फ से भी कम हो गई। उस वक्त फ्रांसीसी खबर रसाई एजेंसी AFP ने रिपोर्ट किया कि ट्विटर की मालियत अब $20 अरब तक रह गई है। लेकिन एलॉन मस्क का कहना था कि वो नुकसान पर काबू पा लेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। एक्स की तकरीबन तमाम आमदनी इश्तिहारात से आती है, लेकिन जब से एलॉन मस्क इसके मालिक बने हैं, कई बड़े ब्रांड्स ने एक्स पर अपने इश्तिहारात देने बंद कर दिए। प्लेटफॉर्म पर मुआवजे के साथ अपने इश्तिहारात देने वाले दीगर बड़े ब्रांड्स भी जो कार फर्म, जनरल मोटर्स और ऑडी और बड़ी दवासाज कंपनीज, फाइजर के साथ फूड बनाने वाली कंपनी जनरल बेल्स भी शामिल हैं। और अब एक बार फिर एक्स की मालियत में बेपनाह कमी वाक़ हो गई है। अमरीकी मल्टीनेशनल फाइनेंस सर्विस फेडरलिटी इन्वेस्टमेंट्स ने एक्स में अपने हिस्से की कदर में नुमाया कमी कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फेडरलिटी इन्वेस्टमेंट्स के हिस्से में कमी के बाद इसकी मालियत खरीदी गई कीमत के 1/4 हिस्से से भी कम हो गई है। इसकी कीमत तकरीबन अब $9.4 बिलियन तक पहुंच गई है, जबकि इसकी कीमत खरीद $44 बिलियन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट के एसेट मैनेजर ने अगस्त के आखिर तक एक्स में अपनी सरमायाकारी को 78.7% कम किया, यानी एक्स खसारे में डूब रहा है। और एलॉन मस्क
इस वक्त बेबसी की तस्वीर बने नजर आ रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा होगी इंशाल्लाह। कर अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के रास्ते आसान हो गए। अब हुकूमत किसी भी वक्त आईनी तरमीम लाकर उसे दोनों ऐवानों से पास कराने की पोजीशन में नजर आ रही है, क्योंकि बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला सुनाकर आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों को मंजूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 63A से मुताल्लिक केस का फैसला देते हुए मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार ना करने का फैसला कलअदम करार दे दिया और अदालत का अपने मुख्तसर फैसले में कहना है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नजरसानी अपील मुतफ़िका तौर पर कंसेंसस से मंजूर की जाती है। केस का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। अब आर्टिकल 63A के इस अदालती फैसले से कानूनी माहिरीन का कहना है कि आर्टिकल 63A अपनी असली हालत में इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट रिस्टोर हो गया है, बहाल हो गया और अब अरकान पार्लियामान पार्टी क़यादत की मर्जी के खिलाफ वोट दे सकेंगे। अलबत्ता इन्हें नाअहली का सामना करना पड़ सकता है। जो पार्टी लाइन की खिलाफ वर्जी करेगा वो डी सीट होगा। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A के हवाले से तशरीह करते हुए अपने फैसले में करार दिया था कि तहरीक अदम एतमाद या आईनी बिल पर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट को गिना ही नहीं जा सकता, जबकि ऐसा करने वाला रुकन नाअहल भी करार पाएगा। इस फैसले की रोशनी में पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत का खात्मा हुआ था, परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को तब्दील कर दिया है। अब मौजूदा फैसले से कानूनी माहिरीन इत्तफाक कर रहे हैं और हुकूमत के लिए इस फैसले को सूदमंद भी करार दिया जा रहा है। एहसन बोन कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का 63A से मुतालिक फैसला आइन और कानून के मुताबिक है, जबकि सरबरा पिलडैट अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि आने वाले दिनों में जब भी आइनी मामला आएगा तो इसकी कामयाबी के इम्कानात बढ़ गए हैं। कानूनी माहिरीन इस पर क्या सोच रखते हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। अब तहरीक इंसाफ फैसले को हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोलने के मुतरादिफ करार दे रही है और आज अदालत भी हॉर्स ट्रेडिंग की गूंज वहां भी सुनाई देती रही। बैरिस्टर अली जफर ने जजेस से मुखातिब होकर कहा कि आर्टिकल 63A का केस आईनी तरमीम से जुड़ा है। अली जफर का कहना था कि आप अगर केस का फैसला देते हैं तो मफादात का टकराव होगा। हुकूमत आपके लिए आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है। अगर आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त होगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब आप हद क्रॉस कर रहे हैं, हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बयान है, ऐसी बात की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि आप कैसे कह सकते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त दे रहे हैं। यानी अब तहरीक इंसाफ इस फैसले के बाद हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म होने के खदशे का इजहार कर रही है। लतीफ़ खोसा, बैरिस्टर अली जफर और ऋषि का इस मुताल्लिक क्या कहना, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाता है। अब तहरीक इंसाफ के वकला ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि आईनी तरामीम के मामले पर अदलिया हुकूमत की सहूलतकारी कर रही है। तहरीक इंसाफ के वकला ने बिलावल भुट्टो के इस बयान का भी हवाला दिया, जिसमें बिलावल भुट्टो ने कहा था कि 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरामीम में मुश्किलात होंगी, अलबत्ता इससे कबल तरामीम हुई तो 19वीं तरमीम जैसी मुश्किलात नहीं होंगी। अब बिलावल की इस बात से तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि हुकूमत मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए ही इस तरमीम को हर सूरत पास कराना चाहती है और अदालत ने 63A पर अपना फैसला देकर हुकूमत के लिए तमाम दरवाजे खोल दिए। साबिक सदर आरिफ अलवी भी फैसले पर बरहमी का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि जुल्म और बर्बरियत का बाजार तो पहले ही गर्म था, अब पैसों का बाजार भी खोल दिया गया है। इतनी क्या ज़रूरत थी कि 63A पर फैसला अभी करना ज़रूरी हो गया था। फिर इसी तरह सलमान अकरम राजा ने अदालती फैसले पर एतराज़ात उठाते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि जाओ अरकान पार्लियामान को अगवा करो और आईनी तरमीम करो। आरिफ अलवी और सलमान अकरम राजा इस मुताल्लिक क्या राय रखते हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। अब तहरीक इंसाफ अदालती फैसले के बाद अदलिया पर संगीन नौयत की इल्ज़ाम तराशी कर रही है। तहरीक इंसाफ के वकला जिस तरह अदालत में जजेस को धमकियां देते नजर आए, फिर जिस तरह बैरिस्टर अली जफर ने आज चीफ जस्टिस पर हॉर्स ट्रेडिंग के फरोग के इल्जामात लगाए, इससे तो यही लग रहा है कि आइंदा आने वाले वक्त में तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ अदलिया के खिलाफ भी महाज बनाएगी। बहरहाल हुकूमत जो इल्ज़ाम लगाती थी कि आर्टिकल 63A के हवाले से आइन को रीराइट किया गया, अब उसी अदालत ने अपने फैसले को बदल लिया है। यकीनी तौर पर इस फैसले से हुकूमत के कदम मजबूत हुए हैं। बैरिस्टर अकील मलिक फैसले से पहले ये इंदिया दे चुके कि आईनी तरमीम के लिए इसी बात से नंबर गेम पूरी करेंगे, लेकिन मुमकिन है मौलाना फजलुर रहमान की जरूरत ही ना रहे। यानी हुकूमत अब इससे मजीद कॉन्फिडेंट महसूस कर रही है कि हमारे नंबर्स जो मैजिकल नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मंजूर कराने के लिए चाहिए वो पूरा हो जाएगा। तासुर तो यही है कि अदालती फैसले के बाद हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए दरकार नंबर आसानी से मिल जाएंगे। इसीलिए अब हुकूमत ये तासुर दे रही है कि वो आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजलुर रहमान के वोटों की मोहताज नहीं है। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान आज अहम अदालती फैसले के बाद मीडिया के सामने जलवागर हुए, सवालात के जवाब भी दिए, आईनी हवाले से बिल्कुल हुकूमत के साथ नहीं चलेंगे, दो टोक अंदाज में कह दिया है। और हैरत है कि इन्हीं आईनी तरमीम में किस बात की उजलत थी, ये मौलाना कह रहे हैं। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि अगर इसको SCO कॉन्फ्रेंस के बाद रख लिया जाता तो बहुत मुनासिब होता। मौलाना फजलुर रहमान आज क्या कह रहे थे वो भी आपको दिखाते हैं।
अब इस सारे मामले पर सबसे पहले लीगल ओपिनियन ले लेते हैं। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आबिद जुबैरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आबिद जुबैरी साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आर्टिकल 63A जो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी तशरीह को री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुतरादिफ करार दिया जा रहा था, क्या अब आज के फैसले के बाद इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट रिस्टोर हो गया? एंड यू मस्ट बी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ये पिटीशन थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, आज मैं खुश तो नहीं है। इस मुल्क के अंदर जो हरकतें हो रही हैं और जो हम चीज़ें देख रहे हैं, तमाशा, बिल्कुल मैं खुश नहीं हूँ। क्योंकि आज आपने फिर सारी ये हॉर्स ट्रेडिंग का और ये छांगे मांगे की सारी से आपने आज दरवाजे खोल दिए। और इसलिए कि देखिए, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो जो मई 2022 का था, उसने एक रास्ता रोक दिया था कि आप अपने इन मुनहरिफ अरकान जो हैं, इन 4 चीज़ों पे अपनी पार्टी हेड के इंस्ट्रक्शन के खिलाफ वोट नहीं डाल सकते। उनका वोट डालें ज़रूर, लेकिन वो काउंट नहीं होगा। देखिए, आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि काउंट नहीं। लोग कह रहे थे कि जी इन्होंने री राइट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन, और क्योंकि जी वोट आप नहीं, लेकिन आबिद जुबैर साहब, उससे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का रास्ता रोक दिया था ना। आर्टिकल 95 तो कॉन्स्टिट्यूशन माजूल कर दिया गया था। डोंट यू थिंक सो कि आर्टिकल 95 भी रिस्टोर हुआ है आज के इस जजमेंट से? नहीं, मैं नहीं समझता। क्योंकि देखिए, आप जरूर 2 चीज़ों में आप देखिए डिस्क्वालिफिकेशन रखती है, वोट देना या वोट नहीं देना, दोनों लिखा हुआ है, आप देखिए। लेकिन आप देखिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो पास हुई, क्या उसमें ज़रूरत थी इसकी? किसी और के पीटीआई के लोगों को मिलाया किसी ने, फ्लोर क्रॉस किया उनके? क्योंकि उनके जो लोग थे, वो जो पार्टी इनके साथ अलाइड पार्टीज थी, वो चली गई। तो इनके पीटीआई वालों ने तो वोट नहीं दिया जाके, और या उन्होंने फ्लोर क्रॉस नहीं किया था उस वक्त। तो आप ये देखिए, तो आप ये कह देना कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता था, ये बिल्कुल गलत बात है ये। क्योंकि एमक्यूएम ने देखिए छोड़ा, वो जो बाप पार्टी थी उन्होंने छोड़ा, वो उनसे मिल गए जाके, उन पे तो फ्लोर क्रॉसिंग का इशू नहीं था। देखिए ना, वो तो सारी की सारी पार्टीज चलेगी ना सर। लेकिन अगर पार्टी के कुछ मेंबर्स ऐसा करना चाहते हैं तो अभी भी डिफेक्शन क्लॉज, आई मीन वो डी-सीट तो हो जाएंगे, लेकिन उनका वोट काउंट होगा। पहले ये है ना कि उनका वोट भी काउंट नहीं होगा, डी-सीट भी नहीं होंगे, तो फिर तो आप भूल ही जाएंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगी। नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो हमारे हालात में अगर वोट खरीद के किसी के खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस डलवाया जाए, तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही फैसला था कि उसका वोट काउंट ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे मुल्क में जो होता है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को जिस तरह से फारिग कर दिया जाता है कि आप बिल्कुल आपने खोल दिया, बिल्कुल काउंट होगा वोट, तो आप बिल्कुल किसी को खरीद के, या हमारे यहाँ कोई ऐसे अपनी ज़मीर से जाके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं देगा हमारे यहाँ। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, वो उसको या तो खरीदा जाएगा या उसको धौंस के ऊपर उससे वोट लिया जाएगा। अब हमारी हालात देखिए हमारे मुल्क के क्या है, क्या हो रहा है पिछले 2 साल से। अभी आपको इतनी बात है, वोट काउंट करवाया जाएगा। अब देखिएगा आईनी तरमीम किस तरह से कराई जाती है, जो लोग तोड़ के लाए जाएंगे। आज तक एसआईसी की जजमेंट इसीलिए इंप्लीमेंट नहीं हुई, ताकि ये तलवार लटकती रहे कि वो इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। पीटीआई वाले, उनको आज तक नोटिफाई नहीं किया गया। और फिर उनसे अब क्योंकि अब ये होंगे कि वो इंडिपेंडेंट हैं या क्या थे, तो उनका वोट फिर इस तरह से आप। लेकिन आप जुबैर साहब मुझे बताएं कि आईनी तरमीम से आप इतने खाइफ क्यों हैं? मैं खाइफ नहीं हूँ, मैं अल्लाह के वजह से डरता नहीं, सिर्फ खुदा के अलावा। तो आप खाइफ नहीं है। हम बात करें, अगर आपका सुप्रीम कोर्ट जिसके लिए हमने सारी जिद्दोजहद की, उसकी आज़ादी अदालत के लिए, अगर वो आपके सामने तबाह और की जा रही हो, एक आईनी अदालत बनाई जाए जिसका चीफ जस्टिस प्राइम मिनिस्टर बनाएगा और उनके जजेस उनके होंगे, और सारी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट से हटा के उस तक दे दी जाएगी। क्योंकि एक चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट आपको पसंद नहीं है कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि आपको उसने नाअहल कर दिया, या सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया वो कर दिया, तो पार्लियामेंट ने हमारे आज तक क्या किया है? हर डिक्टेटर के अमेंडमेंट उन्होंने अप्रूव किया। आपका आर्टिकल 270A 8वीं तरमीम, ये सारी चीजें ये डिक्टेटर्स की जो थी, इसी पार्लियामान ने उनको अप्रूव किया। तो वो कहते हैं ना कि पार्लियामान का तो इस्तेहकाक है ना सर, पार्लियामान का इस्तेहकाक है वो कानून साजी करे, कानून साजी करे, लेकिन आपका बेसिक स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं कर सकते। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, आप उनको नहीं तब्दील कर सकते। आप इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बिठा सकते। ये आप आइन के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं। जो एक फेडरेटिंग यूनिट्स का हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसमें छेड़छाड़ करेंगे तो आपकी फेडरेशन को खतरा पड़ जाएगा। आप दूर अंदेशी से सोचिए कि क्या होने लगा इस मुल्क में। डोंट यू थिंक कि जितना बैकलॉग पड़ा हुआ है अदालतों के अंदर केसेस का, जिसकी वजह से हमारी जुडिशरी बहुत नीचे है, वो बैकलॉग क्लियर होना चाहिए, रादर देन कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नौयत के मुकदमात उसी अदालत के अंदर आते हैं, वो बेंचेस बनते चले जाते हैं, इन पॉलिटिकल केसेस को टेकअप कर लिया जाता है, और फिर वो जो रूटीन के केसेस हैं वो सुने ही नहीं जाते और इनकी हेडलाइंस बन जाती। नहीं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि आप लोग उसी में इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए हेडलाइंस बन जाती हैं। आपको क्या पता सुप्रीम कोर्ट कितना काम कर रही है? आपके सादा बैकलॉग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में है। वहाँ क्या आपने आज तक इस्लाहात की?
कुछ नहीं किया। आपके कहाँ मेजॉरिटी ऑफ केसेस आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में इस मुल्क में, सुप्रीम कोर्ट में कितने 40,000 50,000 केस, कोई इतनी वो नहीं है। और वो रोज बेंचेस काम कर रही होती हैं। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून जो खुद पार्लियामेंट और चीफ जस्टिस साहब ने बड़े उससे अपहोल्ड किया था उसको अपने अक्सरियती फैसले से, उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो वैसे ही बन गई थी और उसकी अपील भी दे दी गई थी। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जो आने वाली चीफ जस्टिस दावकार काम करते हैं, अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस बना के वहां करने, आप समझते हैं बैकलॉग खत्म हो जाएगा इससे? आप कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज वहां चले जाएंगे सारी, आपने टैक्स के रेंट की अपीलें भी वहां जाएंगी, रेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन, तो क्या वहां जाके बैकलॉग हो जाएगा? फिर क्या होगा? देखिए ये सब ये एक्सक्यूजेज होते हैं। और पार्लियामान अपना काम करे, अपनी लेजिस्लेशन अकॉर्डिंग टू लॉ करे और टू कॉन्स्टिट्यूशन करे, सुप्रीम कोर्ट को खत्म ना करे। हाँ, केस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो कोर्ट खुद ही सही कर लेगा केस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर कहीं कोई मेलाफाइड इंटेंशन है जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होने जा रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास क्या रास्ता है और फिर लीगल फ्रेटर्निटी के पास क्या रास्ता है? देखिए पॉलिटिकल अपोनेंट्स तो लड़ ही रहे हैं या वो स्ट्रीट पार शो कर रहे हैं, आपके पास क्या रास्ता है कि आप इसको रोक सकें? देखिए हमारे पास ही प्रोटेस्ट का ही हक है, क्योंकि देखें अगर ये आईनी अदालत बन जाती है तो सुप्रीम कोर्ट से वो पावर तो चली जाएगी, क्योंकि आईनी अदालत में कोई केस करेगा कि आईनी अदालत गलत होगी, क्योंकि उसके अंदर एक क्लॉज जो डाला जा रहा था कि इसको आप चैलेंज भी नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, तो फिर अगर ये डाला जा रहा है तो वो अदालत जो इस तरमीम के तहत बनेगी वो डिक्लेयर करेगी हम लोग कॉन्स्टिट्यूट हुए। आप सुप्रीम कोर्ट से तो पावर ले लेंगे, आप चैलेंज कहाँ करेंगे? लेकिन हम जो इंडिपेंडेंट वकला है जो आइन और कानून के साथ करें, हम कभी कबूल नहीं करेंगे ये आईनी अदालत। लेकिन आबिद ज़ुबैरी साहब ये भी तो देखिए ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मार्शल लॉ का रास्ता भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 5282B का जो फैसले थे वो भी यहीं से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंडोर्स हुए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वक्त के वज़ीर आज़मों को घर भेज दिया। फिर अपनी जो स्ट्राइक डाउन किए गए बहुत सारी कानून साजी के मामलात को, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी तो आलाकार बन के काम करती रही है। मुझे लेट मी बी वेरी ब्लंट के इस्टेब्लिशमेंट का दस्तरास्त बन के काम करती रही है माजी में, तो क्या वहां पर कोई करेक्टिव मेजर्स नहीं होने चाहिए? यह तो आपने ऐसी बात की कि आपके खानदान में आपके दादा परदादा ने जो एक गलत काम किया सुप्रीम माजरत के साथ, उसकी सजा आपको मिलनी चाहिए। ये तो आपने बड़ी अच्छी नहीं तो क्या आज या तो मैं ठीक कर रहा हूं ना, आज देखिए मैं तो इसका तकाजा तब करूंगा जब मैं ठीक कर रहा हूं। आज सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? आप सुप्रीम कोर्ट ने आपने मार्शल लॉ का रास्ता रोका पिछले 10 साल में, माशाल्लाह से 2000 उसके बाद 2008 के बाद से आज तक मार्शल लॉ आपके यहाँ नहीं लगा। ये सुप्रीम कोर्ट के वो फैसले हैं, सिंध हाई कोर्ट बार का फैसला आया, ये इस तरह के फैसले आप सिर्फ मौलवी तमीजुद्दीन या ये केसेस उठा के आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन के इतने फैसले किए, अस्मा जिलानी वाले केसेस ये वाले, वो कोई आप लोग कोर्ट नहीं करते। उसमें 18th अमेंडमेंट भी तो है ना सर, जो पार्लियामान ने की, जिससे इख्तियारात सदर से लेके वजीर आजम को डेलीगेट किए गए। ठीक है, और उसको अपहोल्ड किसने किया? उसको अपहोल्ड सुप्रीम कोर्ट ने किया। देखिए ना उसको क्योंकि उसके आपने जाके सुप्रीम कोर्ट से उसको वैलिडेट कराया अपनी अमेंडमेंट को। फिर आप देखिए 21वीं तरमीम आई थी मिलिट्री कोर्ट, सुप्रीम एक उस वक्त की जरूरत थी, हम लोगों ने उसको चैलेंज किया। लेकिन आबिद ज़ुबैर साहब आप ये भी तो देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट किया बट एट सम कॉस्ट, कि उन्होंने कहा नहीं पहले 19वीं तरमीम लेके आए, 19वीं तरमीम में होगा तो फिर हम इसको वैलिडेट या अपहोल्ड करेंगे। तो आप नहीं करते ना, आप क्यों माने उनकी बात? क्यों माने आपने बात? देखिए ऐसी बात नहीं होती, उन्होंने ये कहा और मैंने ये कर। आबिद ज़ुबैर साहब आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। आबिद ज़ुबैरी साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ये लीगल व्यू पॉइंट है वो दे रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इसकी पॉलिटिकल साइड भी है, यानी आज आर्टिकल 63A के इस फैसले के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को पार्लियामान में ले करना, मंजूर कराना किस कदर आसान समझ रही है हुकूमत, जरा हुकूमती व्यू पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।